हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपको 2015 एजुकेशन शिफ्ट 2015 बीएचयू रेट पीएचडी एंट्रेंस में ये ये क्वेश्चन पेपर है जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का जो सेशन था वहाँ पे हम लोग ने 2017 का पेपर डिस्कस किया था। मैंने 2022, 2021, 2020, 2017 इन सारे पेपर्स को 2019 इन सारे पेपर्स को डिस्कस कर रखा हुआ है जो बीएचयू की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक उन पेपर्स को नहीं देखा है उसको जाके वो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका मैंने कल का भी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है जो 2017 का पेपर डिस्कस किया था, एंड आज का भी मैं अभी शाम तक पेपर डिस्कस करने के बाद आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। टोटल जो आपके 2000 जैसे आपने 2017 में भी देखा था 40 क्वेश्चन आपके आए थे एजुकेशन शिफ्ट में, उसी तरह 2015 में भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको आज के सेशन में लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है मैंने पहले भी सेशंस में आप लोग को बता रखा हुआ है, ये आपको एज अ प्रैक्टिस लेने हैं, समझ रहे हो, क्योंकि दिसंबर की डेट्स तो रिलीज हो गई हैं, बता ही दिया है और टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एज अ प्रैक्टिस लेके चलना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो डर है क्वेश्चंस को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के, वो थोड़ा सा खत्म होगा। उसके अलावा मैंने मॉक के लिए भी आपको एक ऐप शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, इसका डिटेल दे रखा हुआ है, उस ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आप वहां पे मॉक दे पाओ। मॉक देने से क्या होगा, आपका एक टाइम सेट हो जाएगा कि हम मुझे 1.5 घंटे में इतने क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कवर करने हैं। एक्यूरेसी भी तो चाहिए ना, ये भी तो देखो, एक्यूरेसी भी तो चाहिए। आपको क्वेश्चन सारे आते हो, आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, है ना, एक ही क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगा दो तो इससे भी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए अभी से ही एक मॉक डेली देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पेपर 2 के लिए आप वो जो मैंने ऐप बोला है उससे जाके आप दे सकते हो। उसके अलावा कई सारे कोचिंग्स वगैरह जो है वो भी एक आध आप लोग को फ्री दे देते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जाके वहां पे दे सकते हो, लाइक बाईजूस वगैरह में आते हैं मॉक वगैरह, आप उनका ऐप ओपन करोगे तो वहां पे मॉक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो। पेपर 1 के लिए भी आप मॉक उसी में ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का दे रखा हुआ है। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे। ठीक, आ जाओ फिर सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एंड जो आपका मैराथन है ना, चाहे आज रात तक का मैं अपलोड करूं या फिर कल, ठीक है, वो मैराथन सेशन आज से कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो यूनिट 1 का जो मैराथन सेशन रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, एक मैं सोच रही थी एक ही पार्ट में सब कुछ कवर करा दूं, लेकिन वो इतना ज्यादा लंबा हो गया है कि मुझे नहीं लगता एक में 3-4 घंटे की मैराथन लेना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन रखते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 सेक्शन को, ठीक है, ए बी सेक्शन को एक, जैसे ए बी 4 सेक्शन होते हैं आपके, मैं समझा दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है मैं कल उसको अपलोड कर पाऊंगी, फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे यूनिट 1 है आपके, समझ लो यहीं पे यूनिट 1 है आपके, जो भी आपकी लेंदी यूनिट है। ठीक है, जैसे यूनिट 1 है आपकी, और यूनिट 9 है आपकी, यूनिट 3 है आपकी, यूनिट 6 है आपकी। ये ऐसी यूनिट्स है ना जिनको थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ी लंबी यूनिट भी है, काफी सारा कंटेंट यहाँ पे कवर करने के लिए है। इन यूनिट का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। यूनिट 1 है, इसके 4 सेक्शन है। ठीक है, ए बी सी, तो ए और बी एक मैराथन में हम लोग करेंगे। ठीक है, और पूरा डिटेल में करेंगे। मैं ये जो ए और बी सेक्शन में जितना भी मतलब कीवर्ड भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड में देने की यहाँ पे कोशिश करूंगी आपको। ठीक है, तो पूरा ये ए और बी सेक्शन हम लोग एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम लोग सीओडी पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे मोस्ट प्रोबेबली कल मैं इसका एक सेशन आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आ जाओ फिर डिस्कस करते हैं। जस्ट सेकंड में से इरेज कर दूं, तब तक आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लो कि क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट।
कौन सा एजुकेशनल अचीवमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये जो पेपर है इससे कई सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, है ना, कई सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा इनमें से एजुकेशनल अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है। एक्सपीरियंस तो होता है, कभी भी एजुकेशनल अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस होता है, आप प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ लर्निंग करते हो, है ना। तो ये तीनों ही चीजें हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट से रिलेटेड है। कौन सा रिलेटेड नहीं है, हेरिडिटी। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम होता है, वो हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। दूसरी चीज यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो जो गलतियां होती हैं, मेरे साथ भी हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, जीन जो पियाजे का जो स्टेजेस थे उससे क्वेश्चन आया, हमने इसको प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा, सिर्फ लॉजिकली पढ़ लिया और उसके बाद फॉर्मल पे टिक मार दिया। ठीक है, हो सकता है जल्दबाजी में, तो कोशिश करो कि पूरे क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ो, समझो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर्स आप निकाल लोगे। अगर आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, आपने समझा हुआ है, मॉक वगैरह दिए हुए हैं, तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लोगे। और कई बार ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, कई बार ऐसा होता है, हमें आते हुए क्वेश्चंस भी हम गलत करके आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास वहां पे कि हाँ ये तो मुझे आता है, जीन पे आते तो बिल्कुल रटा हुआ है, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे कर। तो ऐसे नहीं करना, आपको ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ना है वहां पे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्चुअली में क्या अप्रोप्रिएट, इसके इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर इन चारों में हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे पूछ रहा है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, वो कौन सी स्टेज है जहां पे बच्चा लॉजिकली थिंक करने लगता है ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत होनी चाहिए, बट फिर भी मैं बताती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 4 स्टेजेस दी हैं। जो पहली स्टेज है उनकी, वो सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है, जो पहली स्टेज है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, जो बर्थ से 0 to 2 ईयर्स होती है। ठीक है, जो दूसरी स्टेज है वो आपकी 2 से 7 साल होती है। जो तीसरी स्टेज है वो 7 से 11 साल होती है और उसके बाद जो होती है ये 11 प्लस जाती है। ये आपकी सेंसरी स्टेज है, ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये आपकी कंक्रीट स्टेज है और ये आपकी फॉर्मल स्टेज है। सेंसरी स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, और प्री ऑपरेशनल में क्या होते हैं, कई सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, कंजर्वेशन नहीं होता है ना, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चा इगोस्टिक होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है उसके अंदर। स्टेज थर्ड में अगर हम बात करें 7 से 11, यहाँ पे कंजर्वेशन आता है। लॉजिकली वो चीजों को, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इवेंट है, उसको समझ पाता है। ठीक है, लॉजिकली उसकी थिंकिंग कर पाता है। यहाँ पे कंजर्वेशन आता है, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। और जब फोर्थ स्टेज में जाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। यहाँ पे क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है और हाइपोथेसिस मेकिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका कंक्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, लॉजिकली। ठीक है, जब हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक थिंकिंग की बात करते हैं, तो वो आपका किसके अंदर आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, अब यह जो डिसलेक्सिया, कई सारे लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब ये क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि ये डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कौन सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ये यूनिट 10 से है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिसलेक्सिया किसके साथ एसोसिएटेड है। डिसलेक्सिया हमारे रीडिंग डिसऑर्डर के साथ। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, एक कक्षा 5 की दृष्टि कमी बालक को, ठीक है, क्या होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद, उसको क्या है, विजुअल डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेगा, एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, वो एक्सक्यूज करेगा जो लोअर लेवल वर्क है, या फिर हेल्प करेगा, हेल्प विद हिज रूटीन वर्क बाय द पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, उसके जो पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं उसके जो रूटीन काम है उसमें उसको वो मदद करेंगे। या फिर treated normally in the classroom and provided support through audio series, या फिर उसको नॉर्मली क्लास में, उसको विजुअल डिफिशियंसी है, इसके बावजूद क्लास में उसको नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा और जो भी सपोर्ट उसकी लर्निंग के लिए चाहिए, लाइक सीडीज या फिर ऑडियो सीरीज जो भी है, वो उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। यस,
ठीक है, ये चीज टीचर को करना चाहिए अगर उसके क्लास में कोई भी बच्चा विजुअल डिफिशियंसी से है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड की चिल्ड्रन है उनकी जो शिक्षा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा होनी चाहिए along with the other normal children by method developed for special children in special schools। in special schools बिल्कुल भी नहीं, खाली special schools होने चाहिए। by special teachers in special schools, ये भी नहीं। आपको बेस्ट आंसर देखना है। ठीक है, ये चारों में चारों उसी की ही बात कर रहे हैं। स्पेशल जो बच्चे हैं उन्हीं के बारे में ही चारों बात कर रहे हैं ऑप्शन। बट मैंने अभी पहले क्या बोला, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर बच्चा चिल्ड्रन विद जो स्पेशल नीड है उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो किसके साथ होनी चाहिए, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है, अलोंग विद द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंडिया एजुकेशन मीन, इंडिया में एजुकेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंग्वेज, यस, परंपरा का भाषा में आत्मसातकरण करना, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना एल्डर्स और टीचर्स के साथ, कस्टम्स को फॉलो करना, वैल्यूज को फॉलो करना, ऑल आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है, एनसीटी का स्टैट्यूटरी कब हुआ था, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, यूजीसी का पूछ लेता है आपसे, नीपा का पूछ लेता है, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके बॉडीज का आपसे पूछता है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1961 में। नेक्स्ट आ जाओ। द मॉन्टेसरी स्कूल इंसिस्ट ऑन, जो मॉन्टेसरी स्कूल है वो किस चीज पे इंसिस्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, क्रिएटिवनेस एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कंप्लीट डिसिप्लिन एंड सुपरविजन, या फिर वेल इक्विप्ड स्कूल बिल्डिंग। जब भी हम मॉन्टेसरी स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंसस की ट्रेनिंग होती है, इंद्रिय प्रशिक्षण होता है। ठीक है, उनका प्रिंसिपल क्या है, सेंसस की ट्रेनिंग। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज इलैबोरेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने तो पंचकोश पढ़ा हुआ कहाँ पे, पतंजलि में, योगा वाले में पढ़ा हुआ है, जो योगा की फिलॉसफी पढ़ोगे वहां पे पढ़ा हुआ है। तो आपने तो ये जल्दबाजी में पतंजलि लगा दिया कि योगा के जो फाउंडर है वो पतंजलि, तो इसका मतलब ये पतंजलि योगा नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो पंचकोश थ्योरी है एजुकेशन की उसे इलैबोरेट किसने किया था, दिया तो था आपका योगा में ही, ठीक है, दिया तो था पतंजलि ने, लेकिन इसको इलैबोरेट किसने कराया था, इलैबोरेट कराया था अरबिंदो ने। ठीक है, किसने इलैबोरेट कराया था, अरबिंदो ने। इधर आते, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट डाला हुआ है। पंचकोश क्या क्या है आपकी, एक मिनट। जब पंचकोश की बात करते हैं तो मनोमाया कोश हो गया, है ना, प्राणमय कोश हो गया, अन्नमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, है ना। अभी जैसे मनोमाया कोश है, यहाँ पे डेली माइंड जो एक्टिविटी होती है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लाइक है, डिसलाइक्स हैं, फियर, फोबियाज, ये सारी चीजें आती है। प्राणमय कोश में एनर्जेटिक फील्ड होती है, ये कैसी है, एक एनर्जेटिक फील्ड है जहाँ पे चक्रास मिलते हैं। ठीक है, बायोमैग्नेटिक फील्ड है। अन्नमय कोश क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी, जहाँ पे आपके सेल्स, टिश्यूज, नर्वस ऑर्गन्स, बॉडी, ये सारी चीजें आती हैं। विज्ञानमय कोश क्या है, विजडम, हायर माइंड, यहाँ पे इनर कॉन्शियसनेस आती है, इनर वॉइस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इंटेलेक्चुअल, ये चीजें आती हैं। आनंदमय कोश क्या है, आपका ब्लिस, ठीक है, बीइंग विद सेल्फ एंड नेचर, ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये जो है आपका, जब तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ोगे, ठीक है, जो लिखते रही यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, ये कॉपी में अपने नोट कर लेना, जस्ट सेकंड, क्या ये पेन टैब, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है आपका, है ना, ये तैत्तिरीय उपनिषद है, इसने कंसेप्ट दिया था। तैत्तिरीय उपनिषद में ये कंसेप्ट आया था पंचकोश का। ठीक है, कहाँ से आया था, तैत्तिरीय उपनिषद से ये कंसेप्ट आया था। तैत्तिरीय उपनिषद गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पंचकोशास एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये कहाँ से, किस उपनिषद से आया था, कॉपी में लिखना, तैत्तिरीय उपनिषद से आया था। ठीक है, ये कहता है, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है वहां पे ये बताया गया इस कंसेप्ट में, इट सेज दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नमय कोश एंड रीचिंग द आनंदमय कोश। मतलब अन्नमय कोश से स्टार्ट होता है, फिजिकल बॉडी से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक उसको जाना होता है, ब्लिस, आनंदमय कोश तक। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, आनंदमय कोश से स्टार्ट होता है, उसको जाना कहाँ होता है, आनंदमय कोश तक, मतलब ब्लिस तक पहुंचना होता है, फिजिकल बॉडी से ब्लिस तक का,
ये ऐसे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, 5 लेयर होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशाज बोलते हैं। ठीक है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, कोशाज बोलते हैं। समझ में आई बात? और इसको इलाबोरेट आगे चल के किसने कराया था, औरबिंदो ने कराया था। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, लिख लेना कॉपी में। अभी आ जाओ नेक्स्ट। The Indian Education Commission has recommended compulsory social service for school children as follows। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसने रिकमेंड किया था कंपलसरी सोशल सर्विस फॉर स्कूल चिल्ड्रन एज फॉलोज। अब उसका क्या है कि 20 डेज फॉर लोअर सेकेंडरी स्टेज, अब ये याद होना चाहिए, 20 डेज फॉर हायर सेकेंडरी, 10 डेज फॉर प्राइमरी स्टेज, 30 डेज फॉर सेकेंडरी, 30 डेज फॉर द लोअर सेकेंडरी, 20 डेज फॉर द हायर सेकेंडरी, 10 डेज फॉर लोअर सेकेंडरी, ये याद होना चाहिए, 10-20 ऐसे करके। ठीक है, 10 डेज था आपका लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए और 20 दिन था हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए। ठीक है, जहाँ पे सोशल सर्विस स्कूल चिल्ड्रंस को के लिए कंपलसरी बताई गई थी। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ विच वेरिएबल इज अटेम्प्टेड टू ऑब्जर्व। मैंने 2 वेरिएबल्स की आपको बात की है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम लोग मैनिपुलेट कराते हैं, है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट हमें देना होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देते हैं और उसका इफेक्ट किस पे देखते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, उसका जो इफेक्ट होता है वो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो जो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, हम क्या करेंगे, जो भी इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, कौन से वेरिएबल पे हम लोग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। नेक्स्ट आ जाओ, विच सैम्पलिंग मेथड इज लाइकली टू प्रोड्यूस लीस्ट बायसनेस। कौन सी सैम्पलिंग मेथड बहुत कम बायसनेस कर देती है। ठीक है, तो बायस देखो, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जो क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करती है, वहां पे बायसनेस नहीं आती है। जो क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करती है वहां पे बायसनेस आती है, उन टेक्निक्स में बायसनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड है और क्या है, रैंडम है। ये दोनों तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है स्ट्रेटिफाइड आंसर होगा या फिर रैंडम होगा। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो होगा रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, वो क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे बिल्कुल भी बायसनेस नहीं है, लीस्ट बायसनेस है, बिल्कुल कम। नेक्स्ट आओ, एनी वन टेल हाइपोथेसिस इन एन एजुकेशनल रिसर्च अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट। देखो, 2 टेल टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं जब हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, जहाँ पे उसको 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं, तो एक होता है 1 टेल टेस्ट, है ना, एक होता है आपका 2 टेल टेस्ट। ठीक है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे, एक होता है आपका 2 टेल टेस्ट। ये क्या है आपका 2 टेल है। ठीक है, 2 टेल हाइपोथेसिस है, और ये क्या है, 1 टेल हाइपोथेसिस। इसकी 1 टेल हाइपोथेसिस की अलग वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, और इसकी 2 टेल की अलग वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 1 टेल हाइपोथेसिस की एजुकेशनल रिसर्च में, ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट बताता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। जब 1 टेल को हम यूज करते हैं तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये क्या बताता है, किस डायरेक्शन में हमारी हाइपोथेसिस जा रही है, ये चीज बताता है, पॉजिटिव में जा रही है या फिर नेगेटिव में जा रही है। और ये जो 2 टेल टेस्ट है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे होता नहीं है, एग्जाम्पल क्या था, आप किसी का अचीवमेंट लेवल चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अचीवमेंट लेवल चेक करना चाह रहे हो तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। अब वहां पे कितना ज्यादा वो अचीवमेंट लेवल हाई है या फिर लो है। ठीक है, तो ये हाई और लो किसके अंदर आ जाएगा, आपका 1 टेल हाइपोथेसिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि हाई लेवल की अचीवमेंट लेवल यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर लो लेवल पे चेक करना चाह रहे हो, तो ये एक डायरेक्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर यूज टू डिटरमाइन। जब भी स्टैटिस्टिक को पढ़ोगे तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करते हैं वहां पे सेंट्रल टेंडेंसी आता है,
वेरिएबिलिटी आता है, रेंज आता है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, आपकी स्टैटिस्टिक्स में आती है। लेकिन जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, जहाँ पे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ये सारी चीजें आपको देखने को वहाँ पे मिलती हैं। तो वो क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक टेक्निक के अंदर आता है, जहाँ पे कॉज ऑफ वेरिएशन देखते हैं और डिफरेंस इन डेटा, ये चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब से पूछ रहा है कौन सा इसमें से कैटेगरी नहीं है नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। ठीक है, कौन सा नहीं है, जहां पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग का वो कैटेगरी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं है। इन क्वेश्चन, ये जो सैम्पलिंग के जितनी भी टेक्निक्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए सभी सैम्पलिंग की टेक्निक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इन क्वेश्चन आयर ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कब पूछते हैं, जब क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इन अ कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी इट इज ट्राई टू डिटरमाइन। जो कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी है, वहां पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल कोरिलेटेड फैक्टर। जितने भी कोरिलेटेड फैक्टर है उन सबके बीच में क्या सह संबंधित है, जितने सभी उनके बीच में हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन, जो कोरिलेटेड फैक्टर उनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। विच अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिसर्च स्टडी कंडक्टेड ओवर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। कौन सा अप्रोच यहाँ पे रिसर्च स्टडी में कंडक्ट किया जाता है, विच अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिसर्च। कौन सी अप्रोच हम लोग रिसर्च स्टडी में यूज करते हैं, जो कंडक्ट होता है ओवर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे कंडक्ट होता है फॉर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को यूज करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। फिर आती है बात, फिर तो क्रॉस सेक्शनल क्या होते हैं, दो रिसर्च है आपके, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक क्रॉस सेक्शनल है। तो जब भी हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करते हैं, इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम इज अ कीवर्ड हियर, राइट। नेक्स्ट, in an educational research based upon experimental design, the nature of data obtained is, जो educational research है आपकी based upon experimental design, nature होता है वो कैसा होता है आपका, quantitative and qualitative both होता है। नेक्स्ट, अ टेस्ट विच मेजर वेरिएशन इन अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक टेस्ट है जो मेजर कर रहा है वेरिएशंस को इन द अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, रिलायबल टेस्ट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएशन को वो चेक कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रिलायबल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। कौन सा इसमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, वेरी इजी। अभी कल भी हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बात की थी, जिसमें रॉथशार्ड्स का टेस्ट को डिस्कस किया था, जहाँ पे कार्ड्स थे आपके। ठीक है, यहाँ पे इंक मतलब इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, इंक के फॉर्म में इमेज आती है, उसको रीड करना होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट होते हैं। ये सारे आपके क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। ये क्या है, सारे आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। मैंसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, मैंसली MMPI अलग चीज है, ये MPI है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो MPI है, इजिंग पे कंसेप्ट पे काम करता है। इज अ सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट है, इंटेंडेड फॉर एडल्ट पॉपुलेशन एंड डिजाइन टू मेजर द टू मेजर पर्सनालिटी। ये दो मेजर पर्सनालिटी को मेजर करता है। ठीक है, दो मेजर पर्सनालिटी डायमेंशन को मेजर करता है, जिसमें एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोसिटिज्म। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोसिटिज्म, ये इजेंक ने अपनी डायमेंशनल थ्योरी में बताया था, डिफाइन किया था एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और न्यूरोसिटिज्म के बारे में, जिनके बारे में इन तीनों के बारे में यहाँ पे इजेंक ने बताया था। ठीक है, और ये जो MPI है आपका, जो MPI है, मैंसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये क्या करता है, ये एक सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट है, जो एडल्ट की जो पॉपुलेशन है उसकी जो डिजाइन है, जिससे हम उसको मेजर कर पाए। बेसिकली वहां पे दो मेजर पर्सनालिटी डायमेंशन को ये मेजर करता है MPI, जो है आपका एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोसिटिज्म। ठीक है, ये यूजली कहाँ यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल, मेडिकल, मार्केटिंग, रिसर्च, पर्सनल सिलेक्शन एंड क्लिनिकल असेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इतनी चीजें क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।
तेज तो नहीं हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल इज एबल टू प्रोवाइड विद मोर वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कौन सा ऐसा टूल है जो हमें मोर वैलिड इन्फॉर्मेशन दे सकता है? इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे फेस टू फेस आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इन डेप्थ इंटरव्यूज ले सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे भी बायसनेस नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब बायसनेस हो सकती है रिसर्चर के, जो भी रिसर्चर है उसके एंड से, बट यहाँ पे आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो सामने वाला है वो खुद से इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। एंड अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन इज जनरली कंडक्टेड टू इंश्योर, कोई भी जो अप्लाइड रिसर्च है वो जनरली एजुकेशन में कंडक्ट की जाती है, किस चीज के लिए? नई डिस्कवरी के लिए? बिल्कुल नहीं। न्यू सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम? नो। न्यू आइडिया? नो। कोई भी नई पॉलिसीज को जब डेवलप किया जाता है उसे हम क्या करते हैं? अप्लाइड रिसर्च के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कोई भी न्यू पॉलिसीज का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ रिसर्च इज जनरली नॉट एम्प्लॉयड इन सोशियोमेट्रिक स्टडीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेटिंग स्केल, वेरी इजी। नेक्स्ट, who propounded non-directive model of teaching? Non-directive model of teaching, कार्ल रोजर्स, ठीक है। 3 टाइप्स की आपकी काउंसलिंग थी, डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इन विच टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी दो अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होते हैं। ये जो टाइप है ये क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। तो इज अ विच टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट ट्रायंगल? ये क्या है? एक रिलेटेड एग्जांपल है। मैंने ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। यहाँ पे इन एजुकेशनल रिसर्च स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड when there is a, अब ये ध्यान रखना कीवर्ड है यहाँ पे, और कीवर्ड सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ। जब भी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? हेट्रोजीनियस होती है। पॉपुलेशन कैसी होती है? हेट्रोजीनियस होती है। ये कीवर्ड है, कॉपी में लिख सकते हो अगर नहीं है तो आपके। नेक्स्ट, विच व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड रेगुलेटर्स ऑफ इंटरैक्शन? जो कौन से प्रोडक्ट और रेगुलेटर होते हैं इंटरैक्शन के लिए, है ना? जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वही हमारे प्रोडक्ट और रेगुलेटर्स होते हैं इंटरैक्शन के लिए। मेंटल रिटार्डेशन इज मैनिफेस्टेड बाय द एज ऑफ, जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको कब मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 18th ईयर में, ठीक है। विच टाइप ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस इफेक्ट? अब आपने प्रैक्टिस इफेक्ट करके ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो टर्म है वो कई बार देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कौन से टाइप का जो टेस्ट है रिलायबिलिटी का वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है प्रैक्टिस इफेक्ट को? तो टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है, वो क्या है? आपका टेस्ट रीटेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? वेरी इजी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कौन है? मोटिवेशन की, नीड की जो हायरार्की, मैस्लो की जो नीड थ्योरी है, ठीक है। मैस्लो की जो नीड थ्योरी है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है। ऑन विच फिलोसफी प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड अपॉन? कौन सी फिलोसफी पे जो प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड कहाँ किसने दिया है? प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। थ्रू विच टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडीज? कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? एजुकेशन इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी, यस। और ये दिया किसने था? हम लोगों ने डिस्कस भी किया, एडम्स ने। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है? एडम्स ने दिया। फिलोसफी इज द डायनेमिक, कौन सा ट्रू बोला ना? फिलोसफी इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन आर ऑफन डिटरमाइंड बाय करंट फिलोसफी, या फिर डिसिप्लिन ऑब्जर्व्ड इन स्कूल इज नॉट डिटरमाइंड बाय करंट फिलोसफी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी, which is given by Adams. Need of the study is mentioned in all educational research. It is related with, जो need होती है स्टडी करने की वो हर एजुकेशनल रिसर्च में mentioned होता है, ठीक है। मतलब सभी शैक्षिक अनुसंधान में अध्ययन की आवश्यकता का उल्लेख किया जाता है। क्यों जरूरत है? ठीक है, जो चीज पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो उसकी जरूरत क्या है उसको वहां पे हम लोग क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। इससे क्या होता है? हम एग्जिस्टिंग जो गैप है इन नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब एग्जिस्टिंग जो गैप है उसको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से ये गैप यहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से हमें इस पे आगे रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। ये जो नीड है, मतलब जैसे आपने कोई भी प्रपोजल लिखा या रिसर्च की तो वहां पे आप क्या करते हो? कोई भी रिसर्च करने से पहले आप गैप को निकालते हो। तो गैप किस लिए निकालते हो? ये चीज गैप इसलिए निकाला जाता है जिससे आप ये समझ पाओ कि हाँ यहाँ पे ये गैप आ रहा है, इसमें हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज की रिसर्च नहीं हुई है तो इस चीज की आगे रिसर्च को किया जा सकता है,
ठीक है। तो नीड ऑफ द स्टडीज मेंशन इन ऑल एजुकेशन रिसर्चेस, इट इज रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग गैप इन नॉलेज इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च। मतलब जो एग्जिस्टिंग गैप है, ठीक है, उसको बताने के लिए कि ये गैप है, इसमें आगे रिसर्च की जा सकती है, इसलिए इसकी जरूरत है यहाँ पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज टू बी मेंशन्ड अलोंग विथ विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन एन एजुकेशनल रिसर्च स्टडी। जब जो लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग मेंशन करते हैं कौन से टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो रिसर्च और नल हाइपोथेसिस में, रिसर्च हाइपोथेसिस जिसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, और नल हाइपोथेसिस। अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो हाइपोथेसिस है वो दो तरह की है, एक आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है और एक आपकी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी वन टेल टेस्ट होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी टू टेल टेस्ट होती है, ठीक है। और ये जो नल हाइपोथेसिस होती है, ये आपकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। इसे वन टेल को डायरेक्शनल भी बोला जाता है और इसको नॉन डायरेक्शनल भी बोला जाता है दूसरे नाम से, यहाँ पे लिखा था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एरर रेट। अब यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, एरर रेट को इन अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज रिलेटेड विद द, ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, एरर रेट को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है आपका उसमें, जिसे BF स्किनर ने दिया है, जहाँ पे ये भी तीन तरह के होते हैं आपके, लीनियर है, ब्रांचिंग है, मैथमेटिक है ना। ये किसके साथ रिलेटेड है, जहाँ पे एरर रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो डेंसिटी जो है प्रोग्राम की, उससे हम एरर रेट तो नहीं निकाल सकते, ना ही इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम करके, ना ही टाइप ऑफ द प्रोग्राम। जो सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन हो रहा है प्रोग्राम में, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरर रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द बुक फील्ड अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इज रिलेटेड विद, ये 2017 का जो कल का पेपर हमने डिस्कस किया था वहां पे भी था, ठीक है। ये बुक किससे रिलेटेड है, हमारी मेंटल हाइजीन से। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, कल ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो है वो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ रिलेटेड है। देखो अगर कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मैं दिखाती हूँ। ओरिएंटेशन नहीं है, चलो कोई नहीं, यहीं पे समझ लो। जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का ये जो कंसेप्ट है, ये जो ट्रेनिंग है, वो आपकी विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आती है, जहाँ पे वो केन्स वगैरह का यूज करते हैं। For identification of which category of special needs children adaptive behavior is considered as of much significance। जो आपका क्या बोल रहे हैं उसे, जो किसी प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु जो समायोजित जो व्यवहार है वो अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है आपका ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ठीक है। वो क्या है आपका ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन अडेप्टिव बिहेवियर इज कंसिडर्ड, जो अडेप्टिव बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ठीक है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के केस में। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म होता है। ये टोटल हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल होंगे, आप लोग फीडबैक भी दोगे ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसका जो PDF होगा मैं अभी ही 10 से 15 मिनट में अपलोड करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो जहाँ से आप उसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। और भी PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी हुई है, तो वो लोग जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया वो लोग डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे और कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ में आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, बिकॉज आने वाले डेज में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे जैसे आपके नज़दीक आएंगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पेपर 1 से रिलेटेड भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको ICT है और इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, वहाँ पे आपको वो हेल्प करेंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।